उद्घाटन सत्र में माननीय प्रदेश के माननीय नगर विकास और शहरी समग्र विकास मंत्री आदरणीय आशुतोष टंडन जी का शुभागमन हम सबके बीच में यहां मंच पर हुआ है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है माननीय मंत्री महोदय का। यहां इस कार्यक्रम में हम सबके बीच माननीय सांसद श्री दल्ले सिंह जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्त जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन जैन जी, मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और परिषद के महामंत्री संगठन श्री उमाशंकर गुप्त जी, यहां अखिल भारतीय महापौर परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य शाखा के अध्यक्ष आदरणीय उमेश गुप्ता जी, और आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हम वंदन करते हैं अयोध्या की इस पावन धरा पर। उमेश गौतम जी, और मैं निवेदन करूंगा ऋषिकेश उपाध्याय जी से, हमारे माननीय महापौर जी से, कि वे माननीय मंत्री महोदय को इस अवसर पर सबसे पहले बहुत ही पवित्र मां तुलसी का पौधा भेंट करके उनका यहां पर स्वागत अभिनंदन करें। ये अयोध्या के पावन नगरी में बहुत विलक्षण परंपराएं हैं और इन परंपराएं हमारे अंदर जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनका संचार करती हैं ये परंपराएं, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं का हिस्सा है। तो ये पवित्र तुलसी का पौधा भेंट करके आप सबके कर्तव्य भर के साथ देवी सूची माननीय मंत्री महोदय का यहां पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन उपाध्याय जी कर रहे हैं, हमारे माननीय मेयर जी। मैं निवेदन करूंगा यहाँ अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन जी हैं, उनका भी तुलसी का पौधा भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए निवेदन है ऋषिकेश उपाध्याय जी से। और मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे परिषद के महामंत्री संगठन आदरणीय उमाशंकर गुप्त जी, उन्हें भी इस अवसर पर तुलसी का पौधा भेंट करके उनका भी स्वागत अभिनंदन ऋषिकेश उपाध्याय जी यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे मेयर साहब। हमारे बीच यहाँ अखिल भारतीय महापौर परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य शाखा के अध्यक्ष उमेश गौतम जी, बरेली के महापौर भी हैं, उनकी गणमान्य उपस्थिति है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार आप सबके कर्तव्य धन के साथ इन सभी विभूतियों का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और माननीय सांसद हमारे लल्लू सिंह जी, उनके गणमान्य उपस्थिति है इस मंच पर, कर्तव्य धन के साथ उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और माननीय विधायक जी हम सबके हमारा जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश की विधानसभा में वेद प्रकाश गुप्ता जी, उनका भी इस अवसर पर जो अयोध्या के विकास में, अयोध्या पूरे क्षेत्र के विकास में जिन सबकी बड़ी गणमान्य उपस्थिति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसी विभूतियों का सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी का वंदन है इस अवसर पर, तो आप सबकी उपस्थिति के लिए। हमारे नगर आयुक्त अयोध्या विशाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें, श्री विशाल सिंह जी। और देवी सदन कार्यक्रम के आरंभ हो चुकी है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और 2 दिवसीय कार्यक्रम में इस उद्घाटन सत्र के बाद बहुत सारे तकनीकी सत्र, उसमें तमाम चर्चाएं होने जा रही हैं, और उन चर्चाओं के माध्यम से देश भर में जो नगर निगम है उनके क्षेत्रों में जो विकास की गतिविधियों का स्वरूप मिलेगा वो तो अपने स्थान पर है ही, लेकिन भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े देश भर में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों को विकास, उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना, किस रूप में वो सब कनेक्ट हो सकते हैं, ये पूरी परिचर्चा का स्वरूप इस रूप में 2 दिवसीय इस आयोजन के माध्यम से निकल कर आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर हमारे अयोध्या के माननीय मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी से कि वे माननीय मंत्री महोदय का, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी विभूतियों का स्वागत करने के लिए पधारे, आप सबका स्वागत करने के लिए पधारे आदरणीय उपाध्याय जी। आज अखिल भारतीय महापौर परिषद की 111वीं बैठक जो रामनगरी में आयोजित है, और इस रामनगरी में इस बैठक का आयोजन करने का हम सबको सौभाग्य मिला। और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री, जिनमें जो वाराणसी है उसके विकास के प्रभार का काम है, और अयोध्या जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का सपना है, उनका आशीर्वाद यहां निरंतर मिलता रहता है। इस अवसर पर आप अपना अमूल्य समय देकर यहां पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस कार्यक्रम में
अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आगरा के यशस्वी महापौर श्री नवीन जैन जी भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश महापौर परिषद के अध्यक्ष श्री उमेश गौतम जी जो बरेली के यशस्वी महापौर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस अयोध्या के लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी भी इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम में अयोध्या के ख्यात लब्ध विद्वान आचार्य पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, वो भी मंच पर पधार गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इसके साथ ही देश भर से जो हमारे महापौर अयोध्या में पधारे हैं, इस रामनगरी में सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सभी इस नगर निगम के पार्षदगण भी मौजूद हैं, हमारे नगर आयुक्त महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम हमारे यहाँ पर गणमान्य नागरिक साधु संत भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय महापौर अयोध्या, जिनके इन प्रयासों का और जिनकी तैयारियों की वजह से एक बहुत ही सुखद 2 दिवसीय आपका प्रवास इस अयोध्या की पावन नगरी में होगा। और इस पावन नगरी में रहते हुए जो संस्कार और जो अनुभूति हम जीते हैं, वो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, जो रास्ता दिखाती है, तो हम सब जानते हैं ये देवी सज्जनों। और इसीलिए इस कार्यक्रम में जो चर्चाएं हैं संक्षिप्त होंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण दिशा हमको दे पाएंगी और उसके बाद तकनीकी सत्रों में हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में निवेदन करूंगा आदरणीय उमेश गौतम जी, जो कि यहाँ हम सबके बीच में जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो अखिल भारतीय महापौर परिषद है उसके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इस बीच में हमारे यहाँ हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी चरण जी का शुभागमन इस मंच पर हुआ है। और मैं निवेदन करूंगा महापौर जी से, उपाध्याय जी से, वक्तव्य शुरू हो उसके पहले तुलसी का पौधा देकर आचार्य वर्ग का परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी चरण जी का यहाँ पर हम अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। उनकी उपस्थिति से ये मंच अभिभूत है, ये कार्यक्रम की गरिमा और गौरव बढ़ेगा और उनके मुखारबिंदु से आज जो अयोध्या की महिमा है, राम राज्य का जो स्वरूप है, वो भी सुनने को हम सबको मिलेगा। तो बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है आज के इस आयोजन में पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी चरण जी का। और निवेदन में करूंगा उमेश गौतम जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। हमारे माननीय स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लीडर्स काउंसिल बरेली के महापौर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय महापौर परिषद के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय यशस्वी ओजस्वी वक्ता, ऐसे हमारे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर परम आदरणीय श्री आशुतोष टंडन जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री नवीन जैन जी, अयोध्या से विधायक आदरणीय गुप्ता जी, यहाँ के अयोध्या के हमारे यशस्वी महापौर जो इस कार्यक्रम की मेजबानी भी कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित अन्य हमारे पदाधिकारीगण, यहां सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी आदरणीय महापौरगण, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश महापौर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी
जो महापौर यहां आए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस श्री राम की अयोध्या नगरी में आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्रदेश में जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, लगातार उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिस तरह से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के हर व्यक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है कि अंत्योदय यानी कि अंत तक बैठे हुए व्यक्ति को जब तक विकास ना मिले, जब तक उसका सर्वांगीण विकास ना हो, तब तक देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सारी योजनाएं जो यहां महापौर परिषद के सारे महापौर बैठे हैं, उन सबको पता है कि सबके लिए, चाहे वो मुफ्त अन्न योजना हो या गैस पहुंचाने की योजना हो या हर गांव तक, हर मजरे तक बिजली पहुंचाने की योजना हो, सबको मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और हमारी देश की सरकार कर रही है। तो दोस्तों, जो अन्य सरकारों से भी जो महापौर आए हैं, जहां और भी प्रदेश की सरकारें चल रही हैं, बहुत सारी सरकारों में लगातार हमारी जो योजनाएं हैं, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं और कुछ योजनाएं लागू भी नहीं हो रही हैं। दोस्तों, यहां महापौर परिषद में जब कार्यकारिणी की बैठक होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नवीन जैन जी से मेरी बात हुई है कि उसमें हम सभी तरह के जो हमारे विचार हैं उसमें अच्छा एक डिस्कशन होगा, जिसमें जो भी निर्णय निकल के आएंगे वो देश और प्रदेश जहां भी भेजे जाने हैं उचित माध्यम के हिसाब से उनको हम भेजेंगे, जिससे महापौरों की अगर कोई भी समस्या या कोई भी उनके सुझाव हैं तो वो सही जगह पहुंच सके। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें ऐसे यशस्वी मंत्री हमारे आदरणीय श्री आशुतोष टंडन जी मिले हैं कि अगर कोई भी समस्या किसी भी तरह की हो तो उसका तत्काल निवारण होता है और हम उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हम सभी लोग पूरे प्रदेश में ये जनता के बीच में जाकर 2022 में आने वाले चुनाव में अब की बार 300 पार का जो नारा है वो 350 पार का भी नारा आपको पूरी तरह से उसको दिखाएंगे और निश्चित रूप से हमारे कार्यों से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी। माननीय मंत्री जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार मैं चाहता हूं कि यहां श्री राम के हम लोग अयोध्या में बैठे हैं, एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाएं तो थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ, हम लोग इस भूमि पर सभी महापौर यहां बैठे हैं। तो एक बार जोरदार नारा हाथ खोल के लगा दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय उमेश गौतम जी का। हमारे प्रदेश के जो प्रदेश इकाई है हमारे महापौर परिषद की, उसके आप अध्यक्ष हैं, बरेली के महापौर हैं। दरअसल अयोध्या के इस पावन धरा पर जिस रूप में विकास ने आकार लिया है, पिछले कुछ वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की जो महिमा जिस रूप में और वैभव जिस रूप में पूरे दुनिया के सामने आया है, एक विश्वास अपने आप में पैदा होता है कि अगर नेतृत्व सक्षम हो, विजनरी हो, दूर की दृष्टि रखने वाला हो और वो पूरी टीम ऐसी हो जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर आगे चलती हो, तो सिर्फ निश्चित है। और ये हम अयोध्या क्या, प्रदेश क्या, देश भर में उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं हमारे माननीय विधायक महोदय वेद प्रकाश गुप्ता जी, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है इस अवसर पर हम सबके बीच मंच पर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर उन्हें आवश्यक कार्य था इसलिए उनको जाना पड़ा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा इस क्षेत्र की, अयोध्या के देश की जो सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद है, जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व आवश्यक कार्य की वजह से जाना पड़ा है। लेकिन अब मैं जो निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय उमेश
उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे अखिल भारतीय महापौर परिषद के महामंत्री, संगठन है, मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, भोपाल के मेयर भी रहे और इस रूप में उनका बहुत विस्तृत अनुभव है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा। आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी। बोलिए भारत माता की, प्रभु श्री राम की। आवाज आई नहीं कुछ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के इस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एग्जीक्यूटिव की इस बैठक में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही अनुभवी मंत्री आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आगरा के महापौर आदरणीय नवीन जैन जी, श्रद्धेय मिथिलेश्वरण जी आचार्य जी, आदरणीय यूपी मेयर काउंसिल के अध्यक्ष उमेश गौतम जी, आज के हम सबको मिलने के जो कारण बने इस राजा राम की नगरी के महापौर श्रीमान ऋषिकेश उपाध्याय जी, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह जी, विभिन्न महानगरों से पधारे हुए सभी महापौरगण, उपस्थित भाई और बहनों, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर ये देश भर के सभी लगभग 204 नगर निगमों का संगठन है और सभी नगर निगम इसके सदस्य हैं। पिछले 2 साल पूरी दुनिया के साथ साथ हम लोगों के भी बड़े विषम स्थिति में गुजरे हैं। कोरोना के कारण सब अस्त व्यस्त था और मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों को राहत पहुंचाने की सर्वाधिक अगर जवाबदारी थी तो महापौर के नाते आप सबकी थी। उस भीषण त्रासदी से निकलकर कुछ राहत की सांस ली है और इसलिए विगत 2 वर्षों से हमारे संगठन की गतिविधियां भी एक प्रकार से ठप हो गई थी। तीसरी लहर की आहट है, सावधानी की जरूरत है, लेकिन फिर भी दिनचर्याएं शुरू हुई है, परिवार व्यक्तिगत काम शुरू हुए हैं और इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि महापौर परिषद के हम सब सदस्य भी एक बार मिले, आपस में एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करें, आगे की कार्य योजना बनाएं। महापौर परिषद समय समय पर मिलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। नाम इसका महापौर परिषद जरूर है, लेकिन चर्चा शहरों की होती है। महापौर की कोई समस्या नहीं होती। महापौर की समस्या होती है ना, उसके शहर की समस्या होती है। महापौर अगर कुछ अधिकार देने की बात करता है तो शहर की जनता को स्वायत्तता देने की बात करता है। कई बार कंफ्यूजन ये होता है समझने में और समझाने में कि महापौर परिषद में महापौर अगर महापौर को पावरफुल बात करने की, स्वायत्तता देने की बात करता है तो वो उसके खुद के लिए है। अब हम में से अनेक महापौर बैठे हैं जिनका कार्यकाल केवल 1 साल है, कई जगह 2.5 साल है, कई जगह 5 साल है। अनेक विसंगतियां हैं, लेकिन सब में से भी शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल और जवाबदेह सबसे पहले महापौर ही होता है। जनता जो वोट देती है उसी से पार्षद बनता है, उसी से विधायक बनता है, उसी से सांसद बनते हैं, उसी से महापौर बनते हैं। लेकिन निकटतम पदाधिकारी के रूप में उसके पास उसके शहर का महापौर होता है, जिससे वो त्वरित समस्या के निराकरण की अपेक्षा करता है। और इसलिए महापौर के रूप में हम सबकी जवाबदारी त्वरित निराकरण करने वाले व्यक्ति के रूप में होती है, जो जनता की अपेक्षा होती है। हम टाल नहीं सकते। जैसा मेरे परिचय में बताया गया, मैं महापौर भी रहा हूं और मध्य प्रदेश सरकार में पिछले 15 साल मंत्री भी रहा हूं। लेकिन दोनों में एक ही अंतर आता है कि मंत्री के रूप में काम करते समय काम में अगर कुछ समय भी लग जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन महापौर के रूप में काम करते समय समस्या का निदान त्वरित करना पड़ता है। और इसलिए आज जब ये धारणा बनी है देश में 74वें संविधान संशोधन के बाद कि स्वायत्त संस्थाओं को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, स्थानीय विकास की योजनाएं लोकल लोगों ने ही बनाना चाहिए, और उस दृष्टि से ये महापौर परिषद समय समय पर राज्य सरकारों से ये बात भी करती रही है कि और क्या किया जाने की जरूरत है।
कैसे हम इन संस्थाओं को शक्तिशाली बना सकते हैं और ताकि वो जनता की सेवा बेहतर ढंग से कर सके। हमारी महापौर परिषद की जो बैठक होगी उसमें हम इन विषयों पर, कोरोना काल के समय की स्थितियों पर चर्चा करेंगे और इसमें से जो बातें निकल कर आती हैं उनको ही फिर हम संबंधित राज्य सरकारों तक या केंद्र सरकार तक महापौर परिषद के नाते पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, कई नगर निगमों में बहुत से नए नवाचार होते हैं, अच्छे प्रयोग होते हैं, जनता को राहत देने के, समस्या के निराकरण के बहुत अच्छे काम होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसा कोई नया काम हुआ है तो उसकी चर्चा भी देश भर के महापौरों के सामने हो और उसमें से भी कोई प्रेरणा हम ले सकें। एक दूसरों के अनुभवों को शेयर करना, समझना, अपनी कठिनाइयों को रखना, एक दूसरे ने उन कठिनाइयों को, इस प्रकार की कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने की कोशिश की है, उन अनुभवों का लाभ लेना और जो समस्या है उनको सरकारों के सामने रखना, यही काम महापौर परिषद करती है। अनेक वर्षों से ये काम हम करते आ रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये परिषद सक्रियता से काम कर रही है। पिछले 2 वर्ष के बाद हम फिर आज अयोध्या में मिले हैं, श्री राम जन्म स्थान पर मिले हैं। प्रोग्राम की कृपा से हम, हमारे ऊपर जनता का जो भरोसा है उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः अयोध्या के महापौर, कमिश्नर और सारी टीम को हृदय से इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय उमाशंकर गुप्ता जी का उनकी उपस्थिति के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। दरअसल कोरोना काल के जो 2 चरण रहे हैं उसमें नगर निगमों ने जिस रूप में लोगों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके जीवन को बचाने के लिए जो कार्य किया है बहुत अनुकरणीय है। ये ऐसी चीजें जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे तो और भी ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है, कुछ नई सोच, नया नवाचार, जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बताया। और इसी उद्देश्य से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि अयोध्या में ये बैठक हो रही है इसलिए इसका अभिप्राय, इसका आशय और इसकी जो सोच है वो और भी विस्तार पाएगी। राम राज्य की जो परिकल्पना है, संकल्पना है, वो उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। ये अवसर मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि मैं अखिल भारतीय महापौर परिषद के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आगरा के महापौर आदरणीय नवीन जैन जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके कुशल नेतृत्व में ये परिषद एक बहुत ही समन्वित ढंग से देश में नगर निगमों के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। उस दिशा में उनका प्रयास सराहनीय है, अनुकरणीय है। निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर भी हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने संबोधन के लिए बढ़ाएं आदरणीय श्री नवीन जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय महापौर परिषद, नई दिल्ली। अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति के अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री श्रीमान गोपाल टंडन जी और हमारे महापौर परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, भोपाल के मेयर रहे, विधायक रहे, ऐसे आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, परम पूज्य आचार्य मिथिलेश शरण जी, उत्तर प्रदेश महापौर परिषद के अध्यक्ष बरेली के महापौर श्रीमान उमेश गौतम जी और जो आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष हैं अयोध्या के मेयर श्रीमान ऋषिकेश उपाध्याय जी, स्थानीय यहाँ के नगर आयुक्त विशाल सिंह जी, देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे महापौरगण, स्थानीय पार्षदगण, पत्रकार बंधु और जिनकी मधुर वाणी से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, ऐसे श्रीमान जैनेन्द्र सिंह जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, राष्ट्रीय महापौर परिषद की पिछली जो बैठक हुई थी
12 अक्टूबर 2019 में सूरत में हुई। कोरोना काल के कारण से ये बैठकें नहीं हो पाई और पिछले 2 महीने के विचार विमर्श के बाद जब हमने डेट फाइनल की तो ऐसा लगा कि कई तीसरी फेज के कारण से बैठक ना करनी पड़े, लेकिन डेट हमने निश्चित की और प्रभु राम के आशीर्वाद से इस बैठक को यहाँ संपन्न अयोध्या में होने जा रही है। मैं यहाँ के जो मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करूंगा। जब मैंने उनको कहा कि राष्ट्रीय महापौर परिषद की मीटिंग आपके अयोध्या में कराने की इच्छा सभी मेयर्स की हो रही है, तो उन्होंने सहर्ष अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य होगा, मेरे अयोध्या वासियों का सौभाग्य होगा कि देश के कोने कोने से जो मेयर अगर अयोध्या में आएंगे और राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होगी तो मुझे सौभाग्य रहेगा स्वागत करने के लिए। तो मैं ऋषिकेश जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस मीटिंग का एक बहुत अच्छे ढंग से इस आयोजन को किया है। हालांकि हमारे एक दो महापौरों ने कहा कि बहुत छोटी जगह रहेगी, कैसे वहाँ व्यवस्था होगी, इतनी व्यवस्थाएं वहाँ पर हो पाएंगी कि नहीं पाएंगी, लेकिन यहाँ के क्योंकि मैं भी पहली बारी इस अयोध्या नगरी में इस प्रकार से इस होटल में आया हूँ, दर्शन करके जरूर आया, लेकिन किसी होटल में रुकने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे देखकर लगा कि अयोध्या भी अब लखनऊ से कम नहीं है। अयोध्या में भी बड़े बड़े होटल अब खुल रहे हैं और आगे जो अयोध्या का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आशुतोष अग्रवाल टंडन जी के आशीर्वाद से जो जितने भी नगर निगम है और जिस तेजी से नगर निगमों का विकास हो रहा है, उसमें हम अपने उत्तर प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। और एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कोविड के समय में कितनी जागरूकता थी हमारे गोपाल जी में कि हर मेयर को उत्तर प्रदेश के जितने मेयर थे हर तीसरे दिन और चौथे दिन फोन करके पूछा करते थे, शहरों के हालचाल का लिया करते थे, क्या क्या सावधानी और बरतनी है, इस बात का लिए संकेत करने का काम, सचेत करने का काम किया करते थे। पूरे कोविड समय पे हमारे नगर विकास मंत्री घर पर नहीं बैठे और सुबह से लेकर रात तक सारे मेयरों को जागरूक करने का काम करते रहे, नगर आयुक्तों को जागरूक करने का काम करते रहे। मैं जब बात करता था कि नगर आयुक्त को फोन किया मैंने कि गोपाल टंडन जी का नगर विकास मंत्री का फोन आया, तो नगर आयुक्त कह रहे मेरे पास भी आए। तो इस तरह से पूरा कोविड के समय में जितनी सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में और हमारे नगर विकास मंत्री ने जो सक्रियता दिखाई, उसकी जितनी भी हम तारीफ करें, अभिनंदन करें, उसका वह कमी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितने हमारे नगर निगम है, जैसे हमारे बताया कि 204 नगर निगम है पूरे देश के अंदर, 204 नगर निगमों का संगठन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से नगर निगमों ने 2014 के बाद जितना क्रांतिकारी कार्य नगर निगमों ने किया स्वच्छता के क्षेत्र में किए और उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो डॉक्टर बोले कि मैंने कहा कि आजकल आते हैं कौन कौन से मरीज ज्यादा निकल रहे हैं, तो बोले साहब जो गंदगी से मरीज आने वाले थे, गंदगी के कारण से जो हमारे पास मरीज आ रहे थे वो तो आना प्राय नगण्य हो गए हैं, बंद हो गए, क्योंकि आगे प्रधानमंत्री जी ने इतना स्वच्छता का काम का दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, इतना एक्टिव कर दिया है नगर निगमों को कि अब गंदगी के कारण से कोई मरीज हमें नहीं निकल रहे, नहीं आ पा रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे महापौर परिषद के इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्य समिति के माध्यम से कि जिन्होंने जिस तरह से पूरे नगर निगमों की चिंता करके नगर निगमों को मजबूत करने का काम किया, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। क्योंकि जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमारे नगर निगमों में आए वो माननीय प्रधानमंत्री जी के, नगर विकास मंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें जो उपलब्धता हुई, संसाधन उपलब्ध हुए, आज उसी के कारण से हमने पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नगर निगमों के माध्यम से जन जन तक सफाई और स्वच्छता पहुंचाने का हमने काम किया है। और अभी एक संकेत दिया हमारे महामंत्री जी ने कि एक देश और एक नियमावली होनी चाहिए। कहीं पे 1 वर्ष का कार्यकाल है, कहीं 2.5 वर्ष का कार्यकाल है,
कहीं 5 वर्ष का कार्यकाल है, कहीं जनता से निर्वाचन है और कहीं पार्षदों के माध्यम से निर्वाचन हो रहा है। कहीं 74वां संशोधन किसी राज्य में लागू है, किसी राज्य में 74वां संशोधन नहीं है। तो उसी कारण से अनेक प्रकार की विसंगतियां जो उत्पन्न हो रही है, उस विसंगतियों को लेकर हम विस्तृत चर्चा तो करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि जो 74वां संशोधन अन्य राज्यों में भी जब लागू हो सकता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर भी 74वां संशोधन लागू हो जाए, जिससे जो हम अधिकारों की बात करते हैं, वो अधिकारों की जो रिक्तता है, उस रिक्तता की पूर्ति हो सके। इस प्रकार का, और पिछले लगातार आज से अगर मैं 30 वर्ष पहले की बात करूं, 40 वर्ष पहले के महापौरों के अधिकारों की बात करूं, हम लोगों के अधिकारों में निरंतर कटौती होती चली गई। पहले तो हम लोगों को असेसमेंट करने तक के अधिकार थे, लेकिन अब असेसमेंट करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। अनेक प्रकार के और भी अधिकार थे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो खत्म धीमे धीमे होते जा रहे हैं। और जबकि पिछले समय में जब नगर निगम का चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा एक संकल्प पत्र भी जारी हुआ था। उस संकल्प पत्र में भी काफी कुछ काम होना बाकी है। कुछ काम हुआ संकल्प पत्र में, कुछ अधिकार बढ़े हैं, लेकिन अभी पूरा संकल्प पत्र लागू नहीं हो पाया है। तो मैं माननीय गोपाल टंडन जी से आग्रह करूंगा, जो संकल्प पत्र में कुछ बातें रह गई है, उसे भी वह पूरा करने में अपना आशीर्वाद दे दें तो ठीक रहेगा। एक अभी मैंने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हुए। जिला पंचायत के चुनाव में सुनने को मिल रहा है कि एक जिला पंचायत का अध्यक्ष कहीं 25 करोड़ खर्च कर रहा है, कहीं 10 करोड़ खर्च कर रहा है। तो जब महानगर के मेयर के भी चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, और तो जिला पंचायत के जो चुनाव है वह भी आम जनता से निर्वाचन अगर उनका हो जाए, तो राजनीति में जो भ्रष्टाचार, जो पैसा जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है, खरीद हो रही है, वह भी रुक जाए। तो आज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार में भी जो मांग करेंगे, तो जिला पंचायत के अध्यक्षों का भी आगामी चुनाव में जो निर्वाचन हो, वो सीधे जनता के द्वारा हो सके। हालांकि हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी है, और अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो हमने 1 वर्ष के कार्यकाल की हमने अनेक राज्यों में बात करी, वहां पर एक प्रांत में सफलता मिली है, जम्मू के अंदर। पहले जम्मू के अंदर 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता है, लेकिन वहां की सरकार ने हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल जम्मू कश्मीर में किया हुआ है। ये हम लोगों की उपलब्धि है, अनेक राज्यों में करेंगे। हमने गुजरात में जब मीटिंग करी, सूरत के चीफ मिनिस्टर हमारी उस मीटिंग में आए थे, उनके द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। वहां भी उन्होंने काफी कुछ अधिकार गुजरात में बढ़ाने का भी काम किया। अभी क्योंकि कोरोना काल के कारण से 1.5-2 साल हमारा ऐसे ही निकल गए, लेकिन आगे आने वाले समय में हर राज्य में हम प्रदेशों की मीटिंग करेंगे, और जो प्रदेशों की इकाइयों का गठन हमारा नहीं हो पाया है, उन गठनों को भी हम पूरा कराएंगे। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी को जब मैंने समय मांगा और कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महापौर परिषद की ये मीटिंग होने जा रही है, तो आपका मार्गदर्शन के लिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं, तो सहज स्वीकार किया। गोपाल जी टंडन जी ने बहुत स्वीकार किया, और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने मेयर हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान की रक्षा करने का काम भी हमारे गोपाल टंडन जी करते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि आदरणीय गोपाल टंडन जी के स्वर्गीय पिताजी लालजी टंडन जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि वह भी नगर विकास मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में उत्तर प्रदेश को, भाजपा को सींचने का काम किया, उसको बढ़ाने का काम किया। जो अगर 4-5 चेहरे अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति के हैं, उसमें आदरणीय गोपाल लालजी टंडन जी का बहुत योगदान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में रहा है। नगर विकास विभाग की बहुत जानकारी इनको रही, और उसी प्रकार से जानकारी हमारे आदरणीय नगर विकास मंत्री जी को है। तो इनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को हमेशा आगे भी मिलता रहेगा, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मेयरों को मिलता रहेगा। मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और देश के आए हुए जितने हमारे महापौर हैं उन सबका स्वागत करता हूं। ऋषिकेश जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था आपने करी है। जितने भी माननीय हमारे नगर आयुक्त हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, और जितने हमारे पार्षदगण हैं यहाँ के अयोध्या के, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आप सबको नमन वंदन। बहुत बहुत आभार माननीय नवीन जैन जी का, हमारे माननीय अध्यक्ष।
अखिल भारतीय महापौर परिषद के उनके संबोधन के लिए, उनके उस समर्पण के लिए जहां वे देश भर से जितने भी हमारे महापौर हैं सबको समन्वित भाव से एक साथ लेकर कुछ वो लक्ष्य जिससे जनता की बेहतरी हो, ऐसा संकल्प है उनका, उसकी सिद्धि की तरफ हम आगे बढ़े। देवी सज्जनों, हम पावन अयोध्या की धरा पर हैं, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के बारे में लिखा है कि भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त, भूमि, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य रूप जिन्होंने धारण किया, उनकी महिमा को सुनना, उनके बारे में सुनना, उनके संकल्पों को अपने जीवन में धारण करना, उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना, इससे ही ये जो दुनिया के जंजाल है, यानी मोह है, माया है, उससे मुक्ति मिलती है। यह अवसर है जब इस आयोजन का अयोध्या में होने का हम थोड़ा लाभ ले सकें, और इसीलिए परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदनी चरण जी की गर्मामय उपस्थिति इस मंच पर है। मैं उन्हीं के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर राम राज्य की अवधारणा पर अपना वक्तव्य वो आपके समक्ष रखें। परम पूज्य आचार्य जी। जय सिया राम। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभंजनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू, त्रिलोक्य में नारीत्व का आदर्श स्थापित करने वाली भगवती जानकी की राजधानी, जिसको वेद देवताओं की पुरी कहते हैं, जिसको उपासक ऋषि अपर वैकुंठ कहते हैं, धरती पर दूसरा वैकुंठ कहते हैं, जिसको कवि और मनीषी स्वर्ग से भी अधिक महनीय, स्वर्ग से अधिक वैभव संपन्न पुरी कहते हैं, और जिसको पुराणकार महर्षि व्यास विष्णु की पहली पुरी कहते हैं, उस अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद में आज के इस सत्र में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री आशुतोष टंडन जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष श्रीमान नवीन जैन जी, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश गौतम जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान उमाशंकर गुप्त जी, इस अवसर पर अयोध्या पधारे देश भर के माननीय महापौर, अयोध्या धाम के संत मनीषी नागरिक, इस आयोजन के व्याज से यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे साथ बैठे मेरे विशेष प्रिय और राम जी के विशेष कृपा पात्र, जिस पुरी में प्रवेश के लिए भी ढेरों कृपा लगती है भगवान की, किसी को उसी पुर का महापौर बना लिया जाए तो ये राम जी का विशेष अनुग्रह इन पर है। श्रीमान उपाध्याय जी, अयोध्या के विकास में जिनका बड़ा मनोयोग है और निरंतर बड़ी योजनाओं के साथ जो उसमें लगे हुए हैं, नगर आयुक्त श्रीमान विशाल सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आपका इस अयोध्या में, जो श्री राम की अयोध्या है, जो जानकी की अयोध्या है, जो अयोध्या पूरी दुनिया को लोकतंत्र की सबसे व्यवस्थित अवधारणा राजतंत्र के भीतर से देती है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। ये बात अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अयोध्या का क्या स्वरूप है, उसकी कुछ चर्चा हो। हम सबसे पहले देखना शुरू करते हैं तो अथर्ववेद का मंत्र है, आप लोग पढ़ते सुनते हैं। 8 चक्रों वाली और 9 दरवाजों वाली एक पुरी है, जो पृथ्वी पर नहीं रखी हुई है, विष्णु के सुदर्शन चक्र पर अवस्थित है
और भगवान की योग माया के बल से जिसको भूगोल का अंग हम लोग मानते हैं, ऐसी प्रतीत होती है, वो अयोध्या है। 8 चक्र का अर्थ है 8 आवरणों में ये बसी हुई है और 9 इसके दरवाजे हैं। जो भौगोलिक संस्थान है अयोध्या का, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सरयू नदी के तट पर आयताकार 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी पुरी है, जिसका नाम अयोध्या है। देश काल के अनुसार इतिहास भूगोल में जो परिवर्तन आता है, उसका एक उदाहरण ये भी है कि हम लोग समझते हैं कि पंचकोशी में अयोध्या है, तो रानोपाली पार करते करते सामान्य अयोध्यावासी को भी ये लगता है कि फैजाबाद आ गए हैं। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और साधुशाही का गौरव जिन्होंने बढ़ा दिया है राजशाही के एक साथ, उसको जोड़ करके श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को यह अवसर दिया है कि हम लोग फैजाबाद की भ्रांति से छूट करके अयोध्या को उसकी समग्रता में पहचान सकें। मोटे तौर पर 148 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी पूरी अयोध्या है वाल्मीकि रामायण के भूगोल में। उसके भीतर एक अंतर्गृह अयोध्या की चर्चा की गई है, जो अयोध्या के सहस्त्रधारा तीर्थ से, जिसको लोग लक्ष्मण किला के नाम से जानते हैं, 1 योजन पूरब अर्थात लगभग बिल्लोहरी घाट और 1 योजन पश्चिम अर्थात लगभग गुप्तार घाट तक अंतर्गृह अयोध्या बसी हुई है, जिसको पुराणों में विष्णु की और भगवान श्री राम की मुख्य लीला भूमि के रूप में जाना जाता है। वो मत्स्याकृति पुरी है, मछली के आकार की बनी हुई पुरी है, जिसका शिरोभाग गुप्तार घाट है और जिसका पुच्छ भाग बिल्लोहरी घाट है। ये अयोध्या का भौगोलिक संस्थान है। उसका आध्यात्मिक स्वरूप ये है कि जिस शरीर में हम निवास करते हैं, ये भी 8 चक्रों और 9 दरवाजों वाला है। 6 चक्र आप लोग कुंडलिनी के माध्यम से जानते हैं, 2 और चक्रों का आगम में निरूपण किया गया है। हम जिस शरीर में निवास करते हैं, इसे भी शास्त्रकार कहते हैं कि यह भी 9 दरवाजों वाला है। नवद्वारे पुरे देहि न कुर्वन्न कारयन्। आध्यात्मिक दृष्टि से यह शरीर मनुष्य का अयोध्या है और इसमें निवास करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है, जिसके अधीन सारे शरीर का व्यापार होता है, वो श्री राम है। अयोध्या शब्द का सामान्य अर्थ आप सब लोग परिचित हैं, जिसको जीता नहीं जा सके, युद्ध के द्वारा जिसको न पाया जा सके, पराक्रम के द्वारा जिसको आक्रांत नहीं किया जा सके, अजेया सकलैरपि। और फिर इसकी चर्चा की गई है कि ये केवल शत्रुओं के लिए है क्या? अयोध्या को कोई आक्रमणकारी नहीं जीत सकता, केवल इसलिए ये बात कही गई है। कहा नहीं, ये इसलिए कही गई है कि जो अयोध्या में निवास करता है उसको किसी प्रकार का दुर्गुण भी पराभूत नहीं करता। सामान्य भूगोल और भूमि में निवास करने वाले मनुष्यों को बहुत तरह की मानवीय, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां प्रभावित करती हैं। अयोध्या में निवास करने वाला व्यक्ति उनसे मुक्त रहता है, किसी प्रकार के दोष और दुर्गुण से पराभूत नहीं होता, इसलिए अयोध्या विशिष्ट है। और इसकी चर्चा करते हुए कहा, श्री रामस्तु परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। श्री राम साक्षात अयोध्या का स्वरूप है। सरयू द्रव रूप में स्वयं श्री राम है। और स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा, जल रूपेण ब्रह्मयो सरयू मोक्षदा शुभा। ब्रह्म ही जल के रूप में सरयू होकर उपस्थित है और उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को नैवात्र कर्मणो भोगः, कर्म का भोग, प्रारब्ध का भोग नहीं करना पड़ता। राम रूपो भवे नरः, साक्षात श्री राम का स्वरूप होकर श्री राम को अयोध्यावासी प्राप्त कर लेता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए भगवान श्री राम ने ऐसी असाधारण लीला की है जो परमात्मा की 24 अवतारों में किसी में संभव नहीं हुई। आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ भगवान के जितने अवतार हैं उनमें सबसे अधिक प्रेम की गाथा किसके साथ जुड़ी है? सबसे अधिक प्रेम करने वाले अपने भक्तों को कौन से भगवान हैं? आप लोगों को बताना चाहिए। कृष्ण, आप निर्भय होकर कहिए, आपको यह आशंका है कि हम राम जी को पुष्ट करेंगे, लेकिन कृष्ण जी प्रसिद्ध हैं प्रेम करने के लिए। वो जो प्रेम करके छोड़ गए सारे जीवन रोने के लिए, पलटकर हाल नहीं पूछा, वो प्रसिद्ध हैं कि वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे।
सबसे ज्यादा प्रेम तो भगवान श्री राम ने अपने लोगों से किया। कहा मृत्युलोक का संविधान टूटता हो तो टूट जाए, पर मैंने वन जाते हुए अयोध्या वासियों को अपने लिए रोते देखा है, मैं दोबारा इनको रुला नहीं सकता हूं। रहे मृत्युलोक का संविधान चाहे न रहे, दुनिया मुझे परमात्मा समझ ले तो समझ ले, पर मैं इन सबको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। और केवल भगवान श्री राम ने ये किया, समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर गए और ले जाने में सरयू को गौरव दिया। बोले बिना इनमें डुबकी लगाए नहीं जा सकते हो। सारे लोगों ने सरयू में आकर जल में प्रवेश किया और विमानों पर आरूढ़ होकर भगवान के धाम को गए। इससे बड़ा अपने प्रियजनों को प्रेम करने वाला दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। कोई भी प्रेमी संसार का प्रेम करने वाला ये दावा नहीं कर सकता कि हम साथ साथ मरेंगे। गानों में तो गाया जाता है, पर साथ साथ जीने की कोशिश कर ले यही बहुत है। साथ साथ मरना अपने बस में नहीं है। राम जी ने कहा हम करेंगे ये, और सबको अपने साथ लेकर गए। इस जगह एक भ्रांति है, वो आप लोगों को अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। कविता लिखने वाले लोगों ने, इतिहास लिखने वाले लोगों ने, उपन्यास और कहानियां लिखने वाले लोगों ने, वे चूंकि अलौकिक भावों का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होते तो उसको सरल करते हैं। सरल करते हुए उसको शब्द दे दिया राम की जल समाधि। भगवान ने कोई समाधि नहीं ली है। सरयू नदी में कोई एक भी अयोध्यावासी डूबा नहीं है, किसी की लाश नहीं तैरी है उसमें। इसलिए यह शब्द हम लोगों को बचाना चाहिए। कविताओं से और कहानियों से यह शब्द प्रचलित हुआ है। वस्तुतः भगवान श्री राम सबको अपने साथ विमानों पर आरूढ़ कराकर दिव्य धाम ले गए। स्कंद पुराण में और वाल्मीकि रामायण में इसका आंखों देखा हाल लिखा हुआ है। तो कोई जल समाधि जैसी बात नहीं थी, यह शब्द केवल सरलीकृत होकर चल पड़ा है। ये तो एक अयोध्या की सामान्य पहचान की बात थी। हम थोड़ा सा उसके चरित्र की ओर, उसकी पहचान की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के प्रकट होने के पहले महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या का स्वरूप वर्णन किया है। हम लोग अयोध्या को पुरी कहते हैं। कई शब्द हैं हमारे सामने, और ये अवसर था कि मैं थोड़ा पुर शब्द पर भी बोलूं और थोड़ा पौर शब्द पर भी बोलूं, क्योंकि आज ये महापौर महानुभावों का ही ये सम्मेलन समागम है। मनुष्यों की बस्ती की जो इकाइयां बटी हुई हैं, उन इकाइयों को हमारे यहां सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को खेड़ा कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को नगर कहा जाता है, उससे बड़ी इकाई को पुर कहा जाता है। पुर मनुष्यों की बस्ती की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब आप उसमें राज्य और जनपद दो शब्द जोड़ सकते हैं, जो शासन की दृष्टि से बनाए गए हैं, बस्ती की दृष्टि से नहीं बने हैं। मनुष्यों के आवास की दृष्टि से, जहां किसान पशुपालन करने वाले रहते हो, बाजार न हो, कच्चे घर बने हो, उनको गांव कहते हैं, और थोड़ी थोड़ी संख्या में हो। जहां बहुमंजिला इमारतें बनी हो, पक्की इमारतें बनी हो, पक्की सड़कें बनी हुई हो और बाजार होते हों, वो नगर कहलाते हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति जो होती है वो खेड़ा कहलाती है। अभी बहुत जगह पश्चिम में खेड़ा प्रसिद्ध है, गांव की जगह। पुर में जो उत्पन्न हो, जो पुर का हो, उसे पौर कहते हैं। पौर माने पुर का व्यक्ति। जैसे गांव के व्यक्ति को ग्राम का व्यक्ति ग्रामीण कहलाता है, जैसे नगर का व्यक्ति नागर कहलाता है, ऐसे पुर का व्यक्ति पौर कहलाता है। और यदि पौर में कोई विशिष्ट होगा, चिन्हित होगा अलग से, तो उसकी महनीयता के कारण उसमें महत्ता को व्यक्त करने वाला उपपद लग जाएगा और महापौर शब्द बनता है। महापौर शब्द का अर्थ होता है पुर में। पुर का अर्थ है जिसमें शहर भी सम्मिलित हो और गांव भी सम्मिलित हो। ऐसी इकाई बस्ती की जिसमें अट्टालिकाएं भी हों, बड़े भवन भी हों, बड़े बाजार भी हों, और किसान भी हो, खेती की जमीन भी हो, पशुपालन भी होता हो, इन सबको मिलाकर जो इकाई बनती है वो पुर कहलाती है। अब हमारे यहाँ अर्थ संकोच हो गया है और प्रायः शहरों के अर्थ में पौर शब्द का प्रयोग होता है। ग्रामीण अंचलों के लिए महापौर नहीं होते हैं, नगरीय अंचलों के लिए होते हैं। पर जो कोशगत अर्थ है उसमें महापौर का अर्थ होता है जिसकी सीमा में गांव और नगर दोनों आते हों। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पुर में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनको संस्कारवान, उन्नत मनुष्य बनावे और जीवन के सामान्य प्रयोजनों की सिद्धि करते हुए जीवन के परम प्रयोजनों तक ले जाने में उनकी मदद करे। हमारे माननीय उपाध्याय जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि ये करने में बड़ी मेहनत ये कर रहे हैं और इस दिशा में इनके
अनेक कार्य सराहनीय है। मैं इनकी ओर से बहुत नहीं बोलूंगा, आप लोग परिचित हैं, परस्पर जान लेंगे। पर ये इसलिए कहना चाहिए कि एक जीवित व्यक्ति और जीवित समाज का चिन्ह ये है कि वो अच्छाइयों की प्रशस्ति करे और बुराइयों की भर्त्सना करे, ताकि दोनों अलग अलग दिखाई पड़े। लेकिन मैं अयोध्या के बारे में ही आपसे बात करूंगा। अयोध्या के विषय में हमने थोड़ा समय पहले जो इतिहास देखा है, संघर्ष का, पहचान का, सच के अनुसंधान का, उसमें एक बात आई कि अयोध्या की ऐतिहासिक प्रामाणिकता क्या है। हालांकि न्यायालयों ने वो सब निस्तीर्ण कर दिया, अब हमारे लिए अलग से उसमें नहीं उलझना है। पर हमें सामान्य बोध के लिए देखना हो कि जिसे हम श्री राम की अयोध्या कहते हैं, उसमें श्री राम के समय का क्या उपस्थित है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो सरयू है। मानसरोवर से उत्पन्न होने के कारण, सर कहते हैं सरोवर को, सर से उत्पन्न होने के कारण सरयू नाम पड़ा है। वशिष्ठ जी के द्वारा लाए जाने से वाशिष्ठी कहलाती हैं। भगवान के नेत्रों से प्रकट होने के कारण नेत्रजा कहलाती हैं। इन्हीं के तट पर अयोध्या बसी हुई है। अयोध्या की पहचान, अयोध्या का प्रमाण है सरयू। अयोध्या के अनेक नाम हम लोग प्रयोग करते हैं, उस विषय में भी मैं चाहता हूं स्पष्टता हो। अयोध्या के बाद जो दूसरा सबसे चर्चित नाम अयोध्या का है वो कौन सा है? साकेत है। हमें यह समझना है, साकेत शब्द बौद्ध काल में आया है, जो श्री राम और भारत की सनातन वैदिक परंपरा के इतिहास को कनेक्ट नहीं करता है, बहुत आधुनिक है अयोध्या की महिमा की दृष्टि से। ये संस्कृत का शब्द नहीं है, पाली से आया है, बाद में संस्कृत में भी इसकी उत्पत्ति बन गई है, पर ये बुद्धकालीन, बौद्धकालीन शब्द है। अयोध्या का मुख्य नाम अयोध्या है और उसके साथ साथ सभी ग्रंथों में जो अयोध्या का नाम है वो सत्या है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, ताम सत्यनामाम दृढ़तोरणार्गलाम। कौन सी पूरी अयोध्या हो सकती है, ये समझने की बात है। अयोध्या केवल एक नाम नहीं है, अयोध्या एक संदेश भी है, अयोध्या एक चरित्र भी है। मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि यदि कोई पुरी अपने बारे में ये परिचय दे, यदि कोई नगर अपने बारे में ये परिचय दे कि वो कभी परास्त नहीं हुआ है, वो कभी परास्त नहीं हो सकता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसकी ताकत क्या है। कोई नगर, कोई समाज बहुत विकसित हो जाए तो दूसरे लोग उसको मॉडल की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि आपका प्लान क्या रहा है, ऐसा कैसे हुआ है। अगर हम अयोध्या नगर के बारे में ये सुनते हैं कि अयोध्या कभी परास्त नहीं होती, ऐसी पुरी है, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या कारण है इसका। और तब आपको सैन्य बल कारण नहीं मिलेगा, यद्यपि वो भी है। तब आपको धनबल कारण के रूप में नहीं मिलेगा, यद्यपि वो भी है। जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, तो कहते हैं अयोध्या कभी भी सत्य से विमुख नहीं होती। अयोध्या का प्रति व्यक्ति, शासक तो शासक, नागरिक भी कोई सत्य का उल्लंघन नहीं करता, और इसलिए इस पुरी का नाम सत्या है। जो सत्यनिष्ठ होगा, और हमारा तो सूत्र ही है सत्य में हो गए थे, संघर्ष कोई भी आए, चुनौतियां कोई भी आए, जिसके जीवन में सत्य नहीं चूकता है वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता है। कोई भी उपद्रव आए, उपद्रव तो अयोध्या में भी आए हैं, भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा, लेकिन जो देखने की बात है, जो समझने की बात है, वो महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का अवतार इस पुरी में होता है। संसार के बच्चे जन्म लेते हैं तो रोते हैं। पूरी दुनिया में अकेला बच्चा अयोध्या में पैदा होता है, जो जन्म लेता है तो पहले कथा कहता है, मां कहती है पैदा होने पर रोया जाता है तो बाद में रोता है। दुनिया में कोई उदाहरण ऐसा है? हम लोग पढ़ते हैं भगवान की स्तुति, भय प्रगट को पाला, तो पैदा हुए तो भगवान रोए नहीं। क्यों? बोले जो मनुष्यों का रुदन दूर कराने के लिए ही आया हो, जो आर्त लोगों की, पीड़ा में पड़े हुए लोगों के रोने को बंद कराने ही आया हो। खुद ही रोने लगे तो फिर क्या चुप कराएगा लोगों को? तो पहले भगवान ने अवतार लेकर के रोते हुए लोगों को चुप कराया और कहा देखो रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आया हूं। मां ने कहा ये सब तो बाद में करना, पहले रो, लोग जाने कि बच्चा पैदा हुआ है। तो कही कथा सुहाई मात बुझाई, फिर मां ने समझाया है तो फिर भगवान ने रुदन आरंभ किया। वे भगवान श्री राम जो सारी विद्या, सारी योग्यता उपार्जित करने के बाद जब उनके राज्याभिषेक का समय उपस्थित हुआ और महाराज दशरथ ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रख दिया कि श्री राम को राजा बनाया जाएगा, भगवान श्री राम देखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो चक्रवर्ती की इच्छा है, पिताजी ने निर्णय ले लिया है और मुझे उसका पालन करना है। मंत्रिमंडल ने उसका ध्वनिमत से अनुमोदन कर दिया। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम
पर श्री राम जी को लगा कि ये ठीक नहीं है, और ऐसी उन्होंने लीला रची कि वन के लिए यात्रा कर गए, राज्य छोड़ दिया। हम लोग अपने मन में इस बात को सोचते हैं कि राम जी ने राज्य छोड़ दिया या उनका राज्य छुड़ा दिया गया, सही बात क्या है? राम जी से राज्य छुड़ा लिया गया या राम जी ही राज्य छोड़ गए? हम लोग क्या समझते हैं? छुड़ा लिया गया, कथा ऐसा कहती है, पर जब आप कथा को ठीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राम जी ने राज्य छोड़ा, क्योंकि उनकी दावेदारी इतनी जमीन थी कि उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता था। और महर्षि व्यास ने कहा, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, त्याग कर राज्य लक्ष्मी को भगवान श्री राम ने वनगमन किया। क्यों त्यागा? बोले परंपरा हो गई है राजधानियों की, पहले गद्दी पर बैठ लो फिर लोगों के दुख दूर करो, इसे बदलना चाहिए। पहले सबको सुख से बैठने की व्यवस्था सुलभ कराओ, सबको चैन से जीने का अवसर सुलभ कराओ, तब राजगद्दी का और राज सुख का भोग करो। पहले गद्दी पर नहीं, पहले वनवास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सुख सौमनस्य सौविध्य सुनिश्चित करो। भगवान ने वनगमन किया, ये अयोध्या का संदेश है दुनिया के लिए। हम गद्दी पाएंगे तो सबका दुख दूर कर देंगे, ये संदेश नहीं है। हम सबका दुख दूर कर देंगे तब गद्दी पर बैठेंगे, ये श्री राम का संदेश है। ये तो अपने लोगों के लिए है। जो दूसरे हैं भगवान श्री राम के लिए, उनका बड़ा उदाहरण मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। दूर देश में जाकर के भगवान ने किष्किंधा में वाली को मारा। वाली ने तर्क किया है कि मैंने आपके राज्य में, आपकी सीमा में तो कोई गलती नहीं की, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान श्री राम कहते हैं, इक्ष्वाकुणाम यम पृथ्वी सशैल वनकान नाम, पर्वत समुद्र और जंगल पर्यंत यह सारी भूमि इक्ष्वाकु वंशियों की है। जहां कोई अपराध करेगा हम उसे दंडित करने के लिए प्रस्तुत होंगे। ये विशुद्ध भारतीय का नारा है कि यह सारी पृथ्वी हमारी है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं, और जहां तक भी कहीं यह पृथ्वी है और मनुष्य जाति है, वहां तक होने वाले किसी भी अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हम खड़े होंगे। ये भगवान श्री राम की घोषणा है, ये अयोध्या की घोषणा है। उससे बढ़कर दूसरी बात है, वाली को मारा है भगवान ने, चाहते तो किसी को अयोध्या के व्यक्ति को राजा बना देते, अधिकार में उनके था। सुग्रीव का क्या दावा है? सुग्रीव को राजा बनाया। इतना ही नहीं, लंका में रावण को मारा भगवान ने, तो रावण के भाई राक्षस जाति के विभीषण को राजा बनाया। ये भगवान श्री राम का और अयोध्या का संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि साम्राज्यवाद के विस्तार में संस्कृतियों का लोप नहीं होना चाहिए। यदि लंका में राजा बदला जाए तो लंका के व्यक्ति को ही वहां का राजा बनना चाहिए। ये अयोध्या का संदेश है। यदि किष्किंधा का राजा बदला जाए तो किष्किंधा का राजा बनना चाहिए। उपनिवेशवाद की संस्कृति को भगवान श्री राम ने राजतंत्र में ध्वंस किया। एक व्यक्ति अयोग्य से हटाया जाए तो दूसरे व्यक्ति को अवसर मिले, लेकिन उस संस्कृति के प्रतिनिधि को मिले, उस चरित्र के जानने वाले व्यक्ति को मिले, उस व्यक्ति को बनाया जाए जो वहां की संस्कृति को, वहां की मिट्टी को, वहां की पहचान को जानता हो, मानता हो और उसको जीता हो। ये दुनिया के लिए अयोध्या का संदेश है। मैं आपको तीर्थ अयोध्या के बहुत सारी चीजों के बारे में अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि बहुत देर लग जाएगी। मेरा भी कुछ लोभ है और आप लोगों के पास कुछ बड़े दायित्व हैं समाज निर्माण के, राष्ट्र निर्माण के। तो मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या के उन सूत्रों से परिचित हों जो पूरी दुनिया के लिए आज अनुकरणीय हैं और व्यवहार्य हैं। और अयोध्या के विस्तार की बात जहां तक है, विकास की बात जहां तक है, वो धीरे धीरे आप एक ही पौर पूरे नगर का विस्तार कर लेता है। यहां सारे भारत के महापौर इकट्ठा अयोध्या के विकास को कौन रोक सकता है? तो रही छोटी बड़ी नगरी की बात, तो अयोध्या छोटी नहीं थी, अयोध्या अभी भी छोटी नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, कुछ दिनों के लिए इस देश की केंद्रीय सत्ता ने अयोध्या के लिए अपना मन छोटा कर दिया था। इस कारण आज भारत का कोई व्यक्ति अयोध्या आता है तो कहता है अयोध्या छोटी जगह है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अयोध्या है, अयोध्या नाम नगरी तत्रासील लोक विश्रुता, अयोध्या नाम की एक नगरी है जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। आज नहीं, त्रेता में ही प्रसिद्ध थी ये, और इतनी प्रसिद्ध थी कि जब महाराज नल को अपनी विपत्ति के दिन काटने थे तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि चक्रवर्ती नल को अपने यहां छिपा ले, ऐसी नगरी कौन हो सकती है। कथा नल दमयंती की आप लोगों ने सुनी होगी।
तो महाराजा नल अपने खराब दिन बिताने के लिए अयोध्या नरेश के यहाँ आकर उनके घोड़े के सेवक होकर साल भर अपना गुजारते हैं। जो एक चक्रवर्ती राजा को अपने घोड़े का साइज बनाकर रख सकती हो, वो अयोध्या कितनी बड़ी होगी आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस अयोध्या के भवन और भूमि की चर्चा हम करेंगे, एक हाल से आप अयोध्या को तय नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, श्री राम राज्य के समय जब ब्रह्मा जी आते हैं अयोध्या देखने के लिए, श्री राम से मिलने के लिए, तो यही चकरा जाते हैं। देखिए, नगर का, आप लोग तो बड़े नगरों से आए हुए लोग हैं, नगर का चिन्ह ये है कि गांव का व्यक्ति वहां जाए तो उसकी बुद्धि चकरा जाए। यही होता है ना, सड़क पार करने के नीचे और ऊपर के विकल्प ना हो तो लड़ जाएं। गांव के लोग तो सड़क नहीं पार कर सकते। ये बार बार आया है। नरोत्तम दास की कविता भी आप पढ़ेंगे, सुदामा जी द्वारिका पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात क्या अनुभव करते हैं? दीठ चकाचौंध गई, जिसको कहते हैं ना आंखें उलट जाना। अट्टालिकाएं गांव के लोगों ने देखी नहीं होती हैं, तो जब वहां देखते हैं 20-20, 30-30 मंजिल की अट्टालिकाएं हैं और पत्थर नहीं दिखाई पड़ता, फर्श से लेकर आसमान तक शीशा लगा है, तो चकित हो जाते हैं। ये नगर का पहला चरित्र है। जो आए वहां का वैभव देखकर अभिभूत हो जाए। दीठ चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। दूसरा, ये वहां भौतिक चरित्र है। व्यक्ति का चरित्र क्या है? बिना पूछे को काहू सो न करे बातचीत। कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, कोई किसी से पूछने पर रास्ता नहीं बताता है, किसी को समय नहीं है किसी से बात करने का। ये दूसरा चरित्र है नगर का। देवता से बैठे सब साध साध मौन हैं, सब आत्म केंद्रित हैं, अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए हैं। गांव का आदमी एक दूसरे का हाल पूछता है नाहक, नगर का नहीं पूछता। लेकिन अयोध्या का चरित्र क्या है? महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हुए ये कहते हैं, जो लोक विश्वतापुरी अयोध्या है सुविभक्त महापथा, इसमें विशाल चौड़े रास्ते बने हुए हैं और उन चौड़े रास्तों पर रथों के, घोड़ों के चलने से धूल नहीं उड़े, इसलिए प्रतिदिन दोनों समय सिंचाई होती है रास्तों की। और सिंचाई साधारण पानी से नहीं होती है, केवड़े से होती है, अरगजा से होती है, ताकि लोगों को सुगंध मिलती रहे। और उन रास्तों पर चलते हुए जो लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसने पगड़ी नहीं बांध रखी है, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने योग्य मुकुट नहीं धारण कर रखा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने दिव्य कुंडल नहीं धारण कर रखे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भूखा है, कोई ऐसा नहीं है जो दलित है, कोई ऐसा नहीं है जो पीड़ित है। उस संपूर्ण अयोध्या में जो लोग हैं, वीणा के, मृदंग के, मंगल वाद्यों के नाद से अयोध्या नित्य भरी रहती है। भरत जी महाराज जब लौटते हैं, दशरथ जी की सूचना पर अयोध्या आते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात वो अनुभव करते हैं कि अयोध्या की सड़कें खाली हैं, भगवान वन चले गए हैं और हमारा रथ बिना रुके हुए चला जा रहा है। ये तो वो जगह है जहां कंधों से कंधे छिलते थे चलने में। वैभव संपन्न अयोध्या, धन संपन्न अयोध्या, जिसके विषय में ये कहा गया कि इसका जो हिरण्यमय कोश है, इसका जो भंडार है, इसकी जो कांति है, इसका जो वैभव है, वो कुबेर के भी खजाने को तिरस्कृत करता है। अयोध्या का वैभव कहते हैं, दशरथ धन सुन धनत लजाहि। चक्रवर्ती दशरथ जी की संपत्ति के आगे कुबेर भी लज्जित होते हैं। चक्रवर्ती दशरथ जी का वैभव ऐसा है कि स्वर्ग पहुंचते हैं तो इंद्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। आनाकमेक धनुषा भुवनम विजित्य, मैं किसी भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, महाकवि कालिदास की बात कर रहा हूं। एक धनुष से अयोध्यावासी संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और स्वर्ग पर्यंत रक्षा करता है। उस अयोध्या में आप बैठे हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। जो राजधानी अयोध्या है, उसके साथ साथ तीर्थ अयोध्या है, जो संतों के द्वारा निर्माण किया गया और जिसका विकास महाराज युधिष्ठिर के द्वारा हुआ, जिसका उद्भास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ जब वो यात्रा करते हुए यहाँ आए, और जिसका उत्थान हमारे सबसे निकट के अतीत में महाराज विक्रमादित्य के द्वारा किया गया, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के द्वारा बसाई हुई अयोध्या कहते हैं। अयोध्या बसाई तो भगवान श्री राम की थी, उसके बाद इसको बसाया महाराज कुश ने। ये प्रश्न हो सकता है कि जब राम जी सबको लेकर चले ही गए थे तो फिर अयोध्या में अयोध्यावासी कहां से आए? अयोध्या नगरी ने जाकर के महाराज कुश से प्रार्थना की है कि प्रभु के और अयोध्या वासियों के चले जाने से अयोध्या का वैभव नष्ट नहीं हुआ है, भवन बने पड़े हैं, यहाँ की सारी समृद्धि भरी पड़ी है और वो सब उदास हो गई है।
आप यहाँ फिर से बस्ती बसाएं। तो कुश जी महाराज ने आकर के अयोध्या बसाई है, और उसी क्रम में जब कुश जी अयोध्या आते हैं उस समय उनका बाजूबंद गिर जाता है नदी में और गायब हो जाता है। फिर खोज करके उसको प्रकट किया जाता है, एक नाग कन्या ने उसको ले लिया है। कुश जी उसको मारने के लिए प्रस्तुत हुए, और उस समय भगवान शिव उस नाग कुमुद की रक्षा करने आए, जिसकी बेटी कुमुदवती ने उनका गिरा हुआ अंगद बाजूबंद ले लिया था। उसको ला करके उसने लौटाया, अपनी बेटी कुश के लिए अर्पित की। महाराज कुश ने उससे विवाह किया। भगवान शिव उस नाग की रक्षा करने के लिए आए थे। उनसे महाराज कुश ने वचन लिया कि हम इसके प्राण छोड़ देंगे इस शर्त पर कि आप यहाँ विराजमान हों और अयोध्या वासियों की प्रार्थना करने पर उनके सब मनोरथों को पूरा करें। महाराज कुश को वचन देकर भगवान शिव विराजमान हुए। उनका नाम नागेश्वर नाथ हो गया। अयोध्या आने वाले लोग नागेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। 3 प्रमुख स्थानों का दर्शन करते हैं, श्री राम जन्मभूमि का, श्री हनुमानगढ़ी का और श्री नागेश्वर नाथ का। सरयू जी का स्नान करते हैं। समय बचे तो इसके अलावा भी जाते हैं, फिर कनक भवन भी जाते हैं। समय बचे तो मणिराम छावनी भी जाते हैं, समय बचे तो मणि पर्वत भी जाते हैं, समय बचे तो जानकी घाट भी जाते हैं। लेकिन कुछ जो आवश्यक स्थान है, ये अयोध्या हमें बताती है कि राजा हो अथवा रंक हो, दोनों में मनुष्यता समान रूप से मूल्यवान है। इसलिए जब राम राजा बनकर गद्दी पर बैठते हैं तो कहते हैं प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, यदि मैं कोई चूक कर रहा हूं तो निर्भय होकर अपनी बात कहे। ये राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना श्री राम ने की है। ये अयोध्या है जहां की महारानी जानकी अकेले श्री राम चलेंगे तो ऐसा न हो कि कहीं अनुशासन करने के चक्कर में सबको दंडित ही करते चले जाएं। भगवान के साथ साथ वंदन करती हैं। और नारी सशक्तिकरण की बात हम जब करते हैं तो हम अपने अतीत को अपमानित करते हैं। असल में भारत में नारियां शक्ति का केंद्र थी, उनसे जुड़ करके पुरुष शक्तिमान हो जाते थे। ये पुरुष समाज स्त्रियों को सशक्त बनाएगा, ये हमारे यहाँ दिया गया छल है। अयोध्या हमें बताती है नारी को शक्तिशाली नहीं बनाना है, नारी तो पहले से ही शक्ति स्वरूपा है। पुरुष उसका सम्मान करेगा तो शक्तिमान बन जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्। शिव में जो इकार विद्यमान है, तंत्र शास्त्र कहता है ई की मात्रा है, उसको हटा दीजिए तो क्या बचता है? शव बचेगा। शिव इसलिए शिव हैं क्योंकि वे शक्ति से सम्मिलित होते हैं, कभी अलग नहीं होते। कभी हमसे पूछते हैं लोग, महाराज जी जय श्री राम कहना चाहिए कि जय सिया राम कहना चाहिए? हमने कहा जिसमें आपकी तसल्ली हो वो कहना चाहिए। बोले श्री राम कहने में सीता जी का नाम छूट जाता है। हमने कहा थोड़ा व्याकरण पढ़ लो, श्री का मतलब सीता जी होता है। तो चाहे आप सीताराम कहें चाहे श्री राम कहें, सदैव दोनों का स्मरण होता है। वे महारानी जानकी श्री राम जी से आग्रह करके साथ साथ चलती हैं और हम कहते हैं कि उनको सशक्तिकरण की जरूरत है। वो भगवान श्री राम से कहती हैं कि आप मुझे साथ ले चलने में डर रहे हैं, मैं आपके आगे आगे चलूंगी और जो कंकड़ और कांटे पड़ेंगे उनको अपने पांवों से कुचल कर रास्ता समतल कर दूंगी, पीछे पीछे आप चले आइएगा। ये भगवती जानकी है जिनके लिए हमारे आचार्य कहते हैं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तत्क्षांति संवर्धनी। लक्ष्मी जी नित्य भगवान के वक्षस्थल में विराजमान रहती हैं। क्यों? कि सबको दंड ही न देने लग जाएं। और उन जानकी की उदारता क्या है कि यदि मैं नहीं जाऊंगी लंका तो श्री राम को लंका जाने की क्या आवश्यकता है? बिना नोक के बिना फल के एक बाण मार करके जिन्होंने मारीच को बक्सर से समुद्र पहुंचा दिया था, उन श्री राम को रावण को मारने के लिए लंका तक की पैदल यात्रा करने की क्या आवश्यकता है? ये जानकी जी की करुणा है। वो चाहती हैं कि केवल मारा न जाए, लंका वासियों का उद्धार किया जाए। और इसलिए राम जी से पहले चल करके, राम जी से बड़ा रिस्क लेकर के, राम जी तो पुल बांध कर गए, राम जी तो सेना लेकर गए, राम जी ने तो पहले गुप्तचर भेज दिया, राम जी ने तो सारी व्यवस्था अपने लिए जुटाई। और जानकी जी कैसे गई? अकेली सीता, जिनके साथ कोई सहायक नहीं, कोई संरक्षक नहीं, कोई पुकार सुनने वाला नहीं, वो रावण की लंका में पहुंचती हैं, उतने दिनों का प्रवास करती हैं और अपने चरित्र और शील की रक्षा के साथ रावण का विनाश करके वापस लौट आती हैं। अयोध्या बताती है दुनिया को नारी सदैव शक्तिवती है, उस पर दया दिखा करके उसकी अवमानना मत करो। ये अयोध्या जो मनुष्य की मनुष्यता को, उसके चरित्र को, उसके मूल्य को और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के मन को एकाकार करने का व्रत लेती है। राम राज्य की सबसे बड़ी पहचान, में अंतिम बात ये कहकर के पूरी करूंगा। हम लोग हमेशा ये दोहराते हैं राम राज्य होगा, राम राज्य होगा। ये बात ध्यान रखने की है, राम राज्य राजा स्थापित नहीं करता
और जो राज्य राजा कायम करता है वो कदापि राम राज्य नहीं हो सकता है। जो राज्य प्रजा स्थापित करती है वो राम राज्य होता है। राम राजा नहीं बने हैं। अयोध्या वासियों ने 14 साल तपस्या करके राम को राजा बनाया है और इसलिए राम राज्य कायम हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है बैर न कर काहू सन कोई किसी का विरोध नहीं करता, कोई किसी के उत्थान से द्वेषग्रस्त नहीं होकर सब एक दूसरे का परस्पर उत्थान चाहते हैं। ये राम राज्य की अवधारणा है, श्री राम की अवधारणा है। एक बार फिर से आप सभी का इस महापुरी अयोध्या में स्वागत। भगवान श्री राम से जो राज्य की और मर्यादा की सबसे बड़ी पताका विश्व में फहराने वाले हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो और आप सब अपने अपने स्थानों पर अयोध्या के इस चरित्र की स्थापना करके अपने अपने पुर को अयोध्यपुर के रूप में विकसित कर सकें। इस बात की मंगल कामना के साथ जय सिया राम। बहुत बहुत कृपा इन शब्दों के लिए, इस वाणी के लिए, मार्गदर्शन के लिए, विचार के लिए। आस्था हमारे मन में अयोध्या के प्रति तो पहले से ही रही है, लेकिन उसको इस स्वरूप में हम सबके सामने आचार्य परम पूज्य आचार्य रत्रेश नंदरेचरण जी ने रखा है। आप सब अयोध्या का भ्रमण करेंगे, करना ही है, कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन अब इस दृष्टि से करेंगे तो शायद और ज्यादा गहराई से हम जी पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे इस पावन अयोध्या नगरी को, इसकी परंपरा को, इसके इतिहास को, इसकी आस्था और श्रद्धा के मूल्यों को। बहुत बहुत आभार माननीय आचार्य महोदय का। मेरे सचिव माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक परिकल्पना है, अयोध्या का क्या स्वरूप हो, किस रूप में विश्व भर में इसके प्रति लोगों में आस्था हो, श्रद्धा हो, इसके वैभव से हर कोई प्रभावित हो, लोग यहाँ आए, यहाँ से लोग जाएं। ये स्वरूप जो परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस संकल्पना की सिद्धि के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत थे और उस प्रक्रम में माननीय श्री आशुतोष टंडन जी का, जो कि हमारे नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और घरेलू उन्नयन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनके संस्कारों में जन सेवा है, जन कल्याण की भावना है, क्योंकि परम पूज्य लालजी टंडन जी के सुपुत्र के रूप में उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य आप पूरे संकल्प के साथ, समर्पण के साथ करते हैं। आज आपकी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय आशुतोष टंडन जी से, माननीय मंत्री महोदय से, आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस अवसर पर अपने मुख्य संबोधन के लिए पधारें। परम आदरणीय मंत्री महोदय श्री आशुतोष टंडन जी। अखिल भारतीय महापौर परिषद के इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के लोकप्रिय महापौर आदरणीय नवीन जैन जी, जिनका उद्बोधन सुनने का भी हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, महापौर परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और बरेली के लोकप्रिय महापौर आदरणीय उमेश गौतम जी, महापौर परिषद के महामंत्री संगठन और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भोपाल के पूर्व महापौर आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, और आज के सम्मेलन के जो मेजबान हैं अयोध्या के लोकप्रिय महापौर आदरणीय ऋषिकेश उपाध्याय जी, अयोध्या के नगर आयुक्त श्री विशाल सिंह जी, सभी सम्मानित महापौरगण, यहां पर बैठे हुए सम्मानित पार्षदगण, मीडिया के बंधुओं, देवियों और सज्जनों, महापौर परिषद ने अयोध्या में अपनी बैठक रखी
आपने जो स्थान का चयन किया उसके लिए बहुत आपको साधुवाद। एक तो उत्तर प्रदेश में और फिर प्रभु श्री राम की नगरी में, जिसकी महिमा का वर्णन अभी पूज्य आचार्य जी ने किया, ऐसे स्थान पर आके मनोभावना भी कुछ नेक हो जाती है। स्थान का भी अपना प्रभाव रहता है। अब तिथि आपने जो रखी तो मुझे तो ये समझ में आया कि आप सबने वार्ता की होगी और जो सुविधाजनक तिथि होगी वो रख ली होगी। लेकिन मुझे किसी ने बताया, हमारी गाजियाबाद की महापौर आदरणीय आशा शर्मा बहन जी हैं, इनका आज जन्मदिन है इसलिए आप लोगों ने रखा है। मित्रों, महापौर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि जितने भी होते हैं, जनता की समस्याओं से नित्य प्रतिदिन उनको रूबरू होना पड़ता है और जनता की तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जो सर्वाधिक समस्या है वो है नागरिक सुविधाओं को लेकर, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक डिमांड है जनता की। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, महापौर के साथ साथ हमारे पार्षदगण हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनको अपनी डिमांड बताती है, ये कराइए, ये कराइए। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, संयोग से नगर विकास मंत्री हूं, लेकिन इससे पहले मेरे पास जब नगर विकास नहीं था, मेडिकल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का मैं मंत्री था, तब भी मैं क्षेत्र में जाता था तो समस्याएं नगर विकास की ही लोग बताते। अब संसाधन सीमित हैं, उसमें कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है हमारे महापौरों के लिए भी और पार्षदों के लिए भी। और आप सब इससे रोज रूबरू होते हैं। सरकार के पास भी संसाधन सीमित हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूं कि विगत वर्षों में, मैं उत्तर प्रदेश की जानता हूं, उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उनमें हमारे सभी सम्मानित महापौरगणों का बहुत योगदान है। मित्रों, भारत में नगरीय सभ्यता और उसका विकास, ये ऐतिहासिक काल से देखा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर विन्यास और तत्कालीन नागरिकों को प्रदत्त सुविधाओं और साफ सफाई के दृष्टिगत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बहुत उत्कृष्ट सभ्यता मानी जाती है। अब तब से और आज तक मैं फिर वही कह रहा हूं, जो अपेक्षाएं हैं जनता की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2-3 दशक पहले जो चुनौतियां हमारे सामने थी, उससे ज्यादा आज सड़कों की बहुत आवश्यकता है। 3-4 दशक पहले इतनी नहीं थी। पेयजल की बहुत आवश्यकता है। एक तरफ पेयजल की आवश्यकता है, दूसरी तरफ जल भराव से निपटो, सीवरेज और जल निकासी की। प्रदूषण आज दुनिया की बड़ी समस्याओं में एक बन गया है, वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो। ये सारी समस्याएं और उससे निपटना उत्तर प्रदेश में तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद हम सब ने बहुत से नए प्रयोग किए। आज सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए, कूड़ा निस्तारण के लिए हम बड़े बड़े संयंत्र लगा रहे हैं हर बड़े महानगरों में। और
पेयजल के लिए केंद्र सरकार ने अभी जल जीवन मिशन शहरी ये योजना प्रस्तुत की है, वो अभी उसका कार्य आरंभ होने वाला है। अमृत योजनाओं में हमने बहुत काम किए, सीवरेज जल निकासी के पार्कों के बहुत काम किए। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदेश है, 60 अमृत सिटीज हैं जो अमृत योजना के अंतर्गत आते हैं। सीवरेज के लिए हमने कई जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन ऑपरेटर ऐसी योजना लाके और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को उसमें शामिल किया है कि वो सीवरेज की सफाई मैकेनिकल करें, छोटे छोटे रोबोट वो अंदर जाके साफ करें। जो जनहानि होती है, हमारे सफाई कर्मी अक्सर वो बेचारे सीवर में उतरे और दुर्घटना हो जाती, वो ना हो और त्वरित गति से जनता की समस्याओं का निवारण हो। लेकिन बहुत बड़ा देश है और देश में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। हमारे यहां 700 यूएलबी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। 17 बड़े बड़े नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका हैं और 517 नगर पंचायत हैं, यानी 734। और अभी 2 वर्षों के अंदर हमने 83 नए नगर निकाय बनाए हैं और नगर निगमों की सीमा बढ़ाई। शहरीकरण देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में भी बहुत सहायक है। अभी आज सबने सुना हो शायद कि विगत वर्ष हमारी प्रदेश सरकार और आईएम लखनऊ, जो देश का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, उसकी एक समिट हुई और 4 दिन पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और आईएम के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ 4 संडे को पूरे दिन उनके साथ चर्चा की और उसमें कैसे हम उत्तर प्रदेश को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएं, इस पर चर्चा हुई। तो उसमें बहुत से उसके घटक निकल के आए कि भाई औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका एक जो मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक निकल के आया, वो ये आया कि जहां जहां शहरीकरण तेजी से हुआ है, वहां वहां आर्थिक उन्नति तेजी से हुई। उसके लिए हमने शहरीकरण किया। अब शहरीकरण किया, फिर समस्या शुरू हो गई कि भाई जो एरिया नया आया वहां के निवासियों में ये कि अब ये हम शहर में आ गए, हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब कोरोना या अन्य कारण से हम वो संसाधन अभी नहीं दे पाए, आने वाले भविष्य में हम वो देंगे। तो मित्रों, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तमाम तरह के नए नए प्रयोग हैं। मैं समझता हूं कि महापौर परिषद जब आप सब बैठेंगे तो इन सब पे चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे जो निकल के आएगा, जो निष्कर्ष निकलेंगे, वो पूरे देश के लिए जो 204 नगर निगम हैं जो आपके परिषद के अंतर्गत हैं, सबके लिए लाभकारी है। हमारे जो नगर निगम कार्य कर रहे हैं, उनके सहयोग के लिए जो भी हमारे स्थानीय निकाय हैं, हम कई योजनाएं प्रदेश सरकार से चला रहे हैं। उसमें एक मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती योजना है, जिसमें विगत 4 वर्षों में हमने लगभग 5,500 परियोजनाओं में 1,300 करोड़ रुपया उसमें लगाया है। ये शहरी मलिन बस्तियों में जो नाली इंटरलॉकिंग वगैरह के लिए, नगरीय क्षेत्रों में झीलों और तालाबों का हम संरक्षण कर रहे हैं, इसकी बहुत आवश्यकता है और हमने उस पर भी नए प्रयोग किए हैं कि बहुत जगह जहां जल भराव
है और अगर वहां कोई तालाब है तो उसको हमने संरक्षित करके पुनर्जीवित करके और एक मिनी एसटीपी लगा के वहां पे कर दिया कि वो तालाब भी पुनर्जीवित हो गया और वहां की जो जलभराव है वो भी सीमित हो गया। शहरी क्षेत्रों में हमने अंत्येष्टि स्थलों के विकास किए हैं और जो निराश्रित गोवंश की समस्या है उसके लिए पूरे प्रदेश में 408 कांजी हाउस हैं, 157 काना गौशाला हैं और 164 वृहद गोवंश आश्रय स्थल हैं और इन सब में लगभग 5,66,000 निराश्रित गोवंश हैं। अब आम जनता ये नहीं समझती कि ये भी नगर विकास का काम है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में ये भी नगर विकास का काम है। मित्रों, हमने उत्तर प्रदेश में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर निकाय योजना शुरू की और हर साल हम जो हमारी छोटी इकाई है नगर पंचायत, हमारे उत्तर प्रदेश से 75 जिले हैं, उसमें हर साल हम 75 निकायों को आदर्श घोषित कर रहे हैं। उसके लिए उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको विशेष अनुदान देते हैं कि वहां एक आदर्श व्यवस्था कायम हो सके और हमने 4 साल में वो 300 को दिया है, 5वें साल 75 अभी और देने वाले हैं। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए और साथ साथ निकाय में वित्तीय अनुशासन लाने के लिए अभी हम अपने 2 नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड लेके आए और आगे हमारा प्रयास है कि अन्य नगर निगमों में भी उस दिशा में हम आगे बढ़े। बहुत जल्दी हम बनारस नगर निगम का लाने वाले हैं। सबसे पहले लखनऊ नगर निगम, आदरणीय महापौर जी यहां बैठी हैं, इनके नेतृत्व में वो म्युनिसिपल बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का लॉन्च हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए स्वयं बंबई स्टॉक एक्सचेंज गए थे और उसके बाद 150 करोड़ रुपए का गाजियाबाद नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया और गाजियाबाद उस देश का पहला नगर निगम है जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। हम वाटर रिसाइकलिंग करके उस पैसे को उसमें लगाएंगे और उसका दूषित जल का शोधन होगा और रिसाइकिल होकर उसको सेल करेंगे और उसका पैसा उसी से निकाल के उसका रिपेमेंट करेंगे। इस तरह की योजनाएं, इस पर विचार करना चाहिए। एक तो हमको संसाधन मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है और दूसरा यह है कि उससे वित्तीय अनुशासन आता है। उसमें शर्तें बहुत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जब हम पिछले 3 साल की बैलेंस शीट देंगे और फिर किसी नेशनल रेटिंग एजेंसी से रेटिंग कराएंगे अपनी, तब स्टॉक एक्सचेंज अनुमति देगा आपको लॉन्च करने की। तो 3 साल की बैलेंस शीट, उसके बाद रेटिंग जो होती है तो उससे बहुत से पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। डबल ए रेटिंग हमारे लखनऊ और गाजियाबाद को मिली तब वहां स्टॉक एक्सचेंज ने अनुमति दी। उसके बाद जब वो बॉन्ड जारी हो जाता है तो क्वार्टरली बैलेंस शीट वहां देनी पड़ती है, यानी हर 3 महीने पे, और एनुअल बैलेंस शीट भी साल पूरा होने के बाद 45 दिन के अंदर दाखिल करनी पड़ती है। यानी एक बड़ा वित्तीय अनुशासन आ जाता है, समय पर सभी वित्तीय कार्य भुगतान सब होकर के, और एक पारदर्शिता भी आती है। तो हमें म्युनिसिपल बॉन्ड से 2 फायदे नजर आए कि एक तो संसाधन मिल गए, उसको हम उसमें लगा रहे हैं, और उसके बाद वित्तीय अनुशासन भी आ रहा है। शहरों में कई तरह की समस्याएं हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि 2022 तक सबको आवास मिल जाए। उत्तर प्रदेश में 40 लाख आवास बनाए गए हैं, जिसमें 17 लाख नगरीय क्षेत्र में, और उसमें से 7 लाख पूर्ण भी हो चुके, वो उनमें वो लोग रह रहे हैं। अब इसके साथ दूसरी तरह की भी बहुत समस्याएं हैं। हर शहर में आप कहीं भी देखिए तो बहुत से झोपड़पट्टी है, मलिन बस्तियां हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र थे वो उसमें चले गए, लेकिन जो पात्र नहीं है तो कैसे वहां पर
विकास कार्य हो और उन मलिन बस्तियों का सुधार हो। हम उसके लिए एक अर्बन स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी ला रहे हैं। इस महीने हम उसकी लॉन्चिंग कर देंगे और संभवतः 1-2 महीने के अंदर हम उसका एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देंगे। अभी तक ये पॉलिसी महाराष्ट्र और गुजरात में है। उसमें जो मलिन बस्ती में जहां लोग रह रहे हैं वहीं पे उनको रीडेवलप करके और वहीं पर उनको एक आवासीय यूनिट दे दी जाए। साथ में ऐसा नियोजन किया जाए जो जमीन खाली हो तो उस पर उनकी बेहतरी के लिए कम्युनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी, बच्चों के लिए स्कूल, पार्क वगैरह बना दी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं मित्रों। और मैं तो यही कहूंगा कि आप सब जब चर्चा करें तो जो अपने अपने यहां की समस्याएं हैं वो, और जो आपको लगता है कि आपके यहां की कोई विशेषता है, जो कोई जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो वो भी आप बताएं। और आपस में विचारों का जो आदान प्रदान होगा, जो व्यूज का एक्सचेंज होगा, उससे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा जो पूरे देश के लिए लाभकारी होगा। अब आपके महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवीन जैन जी ने अपने उद्बोधन में 1-2 बातें कही थी, तो कुछ उनकी मांग थी और कुछ ये कहा कि मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन तो बिल्कुल मिलेगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। अब मांग की जो बात है तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी सीमित व्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो आपकी मांग होगी वो मैं यथा स्थान पहुंचा के और उसको जो है पूरी कराने का प्रयास करूंगा। मैं बिना फीस के आपका वकील बनूंगा। वजीर बहुत देर से आप सब बैठे हैं, बहुत प्रेरणादायी सारगर्भित उद्बोधन पूज्य आचार्य जी का हम सब ने सुना, बहुत सी हम सबको जानकारियां मिली। और ये धर्म सत्ता है जो राज्य सत्ता को हर वक्त मार्ग दिखाती है, और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सबके पास पूज्य आचार्य जी जैसे मार्गदर्शक हैं। और हमारा जो नेतृत्व है वो धर्म सत्ता और राज सत्ता एक ही है पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, और हम सब अपने प्रदेश को, देश को धीरे धीरे राम राज्य की ओर ले जाने में सफल होंगे। पूज्य आचार्य जी का आशीर्वाद है। मैं आप सबको यहां पर जो बाहर से आए हैं हमारे सम्मानित महापौरगण, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आशुतोष टंडन जी का, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनकी तमाम व्यवस्थाओं के बीच समय निकालकर वो इस आयोजन में आए। हमारे 2 दिवसीय जो अखिल भारतीय महापौर परिषद की 111वीं बैठक है, इसके उद्घाटन सत्र में आपकी उपस्थिति और आपका संबोधन हम सबके लिए बहुत अभिभूत करने वाला है। मेरे सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा श्री विशाल सिंह जी, जो कि नगर आयुक्त हैं अयोध्या के और साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण के आप उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे सम्मानित विभूतियों का, अतिथियों का इस सत्र के लिए आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। विशाल सिंह जी। मंचासीन परम आदरणीय श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय मंत्री जी, परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, श्री नवीन जैन जी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल, श्री उमाशंकर गुप्ता जी, एक्स मिनिस्टर एमपी गवर्नमेंट, एंड श्री उमेश गुप्ता गौतम जी, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल, हमारे सबके लोकप्रिय हमारे महापौर जी, तथा यहाँ गंगटोक सिक्किम से पधारे हुए महापौर जी, अमृतसर से पधारे हुए हमारे महापौर जी, माननीय महापौर पटियाला, माननीय महापौर चंडीगढ़, माननीय महापौर नागपुर, माननीय महापौर पुणे, माननीय महापौर देहरादून, माननीय महापौर ऋषिकेश, माननीय महापौर रायपुर, माननीय महापौर कोटा,
माननीय महापौर बड़ोदरा, माननीय महापौर सूरत, माननीय महापौर भोपाल, माननीय महापौर जम्मू तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से पधारे माननीय महापौरगण, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय पार्षदगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रेस के सभी बंधुओं, सर आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने अयोध्या नगरी को ये मौका दिया कि हम आपका स्वागत कर सकें और आपको अयोध्या के वैभव से मिथिलेश नंदनी जी ने परिचित कराया। और माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में किस प्रकार से नवाचार किए जा रहे हैं और किस प्रकार से हम लगातार नगरीय सुविधाओं को बेहतर करते हुए यहाँ की नगरीय विकास को एक नया आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में सर 2 मिनट का समय लगेगा। मैं अयोध्या में जो हमारी मुख्य अब तक की अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही शैशव अवस्था का नगर निगम है, मात्र 3 वर्ष हुए हैं 2017 से, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज के दिन में बड़ा गर्व होता है ये बताने में कि सर अयोध्या को ODF++ प्राप्त हो चुका है। अयोध्या के लगभग सभी घरों से डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम आज के दिन में कचरे से इनकम प्रारंभ हो चुकी है नगर निगम की। और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम सब अयोध्या में गाय गोवंश के रक्षा के लिए कान्हा गौशाला चला रहे हैं, उसी प्रकार से आवारा कुछ पशु यथा कुत्ते आदि के लिए भी हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल की एक योजना है जो हमारे यहाँ पर इस समय प्रारंभ होने की स्थिति में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो अयोध्या का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत पुराने समय से अयोध्या और फैजाबाद 2 नगर पालिकाएँ थीं और सॉलिड वेस्ट का कोई साइंटिफिक डिस्पोजल नहीं था और जो भी वेस्ट निकलता था उसको एक सीता लेक नाम की बहुत महत्वपूर्ण झील थी जिसमें डंप कर दिया जाता था। सर आज के दिन में हमारा लेगेसी वेस्ट को साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और उस पूरे स्थान को लेगेसी वेस्ट को हटाकर उसको एक झील के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा। और इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट के जो साइंटिफिक डिस्पोजल का पूरा प्लान है उसमें हमारे प्लांट की इरेक्शन कमीशनिंग का काम शुरू हो चुका है। हमें शीघ्र ही अयोध्या नगर निगम के पास एक नई और अत्याधुनिक बिल्डिंग उपलब्ध होगी, इसका भी कार्य शुरू हो चुका है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश शासन का, जिन्होंने अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया और स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में अयोध्या में आज के दिन में मल्टी लेवल कार पार्किंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है और उस पर कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति को सुधारने के लिए ITMS का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका है, शीघ्र ही उस पर कार्य शुरू होगा। और अयोध्या की साफ सफाई और यहाँ की जो व्यवस्था है नगरीय सुविधाओं की, आने वाले समय में राम मंदिर, प्रभु राम के मंदिर के बाद यहाँ भीड़ बढ़ेगी, उसको देखते हुए यहाँ मैकेनाइज्ड स्वीपिंग का कार्य कराने के लिए हम लोग तत्पर थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः माननीय मंत्री जी का कि हमने मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग का टेंडर पूर्ण कर लिया है और शीघ्र ही अयोध्या की सफाई भी उच्च स्तरीय मशीनों के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ साथ अयोध्या में एक अंत्येष्टि स्थल, जो विश्व स्तरीय अंत्येष्टि स्थल बनाने का प्रोजेक्ट भी शीघ्र प्रारंभ होगा। सीवर लाइन और STP की जो व्यवस्थाएं थी पूर्व से, उसमें सब में नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं और सीवर लाइन का कार्य अयोध्या कैंट जोन, जिसको फैजाबाद जोन कहा जाता था, उसमें प्रारंभ हो चुका है। हमारी 33 MLD का STP इस क्षेत्र के लिए भी सैंक्शन हो चुका है, शीघ्र ही उसका कार्य भी प्रारंभ होगा, जिसके बाद कोई भी एक भी बूंद मलजल सीधा सरयू जी में प्रवाहित नहीं होगा। और आज भी हम बायोरिमेडिएशन करते हैं, बट हमारा प्रयास है कि STP लगाने के बाद ये स्टेट ऑफ आर्ट STP होगा, जिसके बाद जो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है, ऐसा पानी हमारे STP से संशोधित होकर निकलेगा और वही सरयू जी में प्रवाहित होगा। इसी प्रकार से कहने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन हम धीरे धीरे स्नेह प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अयोध्या की इस जनता के सहयोग से और सर आप लोगों के मार्गदर्शन और सहयोग से शीघ्र ही अयोध्या को हम इसकी विश्व स्तरीय पहचान दिला पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ आकर अयोध्या को देखने के लिए और अयोध्या के दर्शन के लिए हम सबको एक मौका दिया कि हम आपकी सेवा कर सकें। अयोध्या नगर निगम आपके सुझावों से सीखने के लिए तत्पर है।
आपके विचारों को जानने के लिए तत्पर है और आपके द्वारा बताए गए जो नवाचार होंगे उनको शीघ्र ही हम अयोध्या में लागू करेंगे ताकि आपको अयोध्या में एक अपनापन दिखाई पड़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत आभार विशाल सिंह जी का। देवी सूचना एक दो महत्वपूर्ण निवेदन है जो आपसे मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा ऋषिकेश उपाध्याय जी माननीय हमारे महापौर अयोध्या के कि वे आभार स्वरूप माननीय मंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह इस अवसर पर जरूर भेंट करें, क्योंकि इतनी व्यस्तताओं के बीच उनका जो एक उनकी उपस्थिति जिसने इस कार्यक्रम को एक दिशा भी दी है, हम सबका गौरव भी बढ़ाया है और भविष्य में जो चर्चाओं को जिन बिंदुओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे उसमें भी उनका मार्गदर्शन मिला है। तो आप सबकी करतल धन के साथ माननीय आशुतोष टंडन जी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका आभार। इस स्मृति चिन्ह के साथ मैं पुनः उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि ये परम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी चरण जी को इस अवसर पर उनकी उपस्थिति, उनके उद्बोधन और उस सोच से परिचित कराने के लिए जिसके लिए अयोध्या जानी जाती है, उनका भी आभार व्यक्त करें। निवेदन करूंगा उपाध्याय जी से कि आदरणीय नवीन जैन जी, जो कि अखिल भारतीय महापौर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आगरा के महापौर हैं और जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन 2 दिवसीय आयोजन हो रहा है, उनका भी आभार स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी, अखिल भारतीय महापौर परिषद के हमारे महामंत्री संगठन, मध्य प्रदेश में सरकार से लेकर विधायक और भोपाल के मेयर के रूप में बहुत सारा योगदान और उपलब्धियां हैं, उनका भी इस अवसर पर आभार स्मृति चिन्ह के साथ। और अखिल भारतीय महापौर परिषद की जो उत्तर प्रदेश इकाई है उसके उमेश गौतम जी, जो कि उसके अध्यक्ष हैं, बरेली के महापौर भी हैं, उनका भी तो एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ आभार इन सभी विभूतियों का। और आगरा से हमारे कुछ साथी पधारे हैं, हमारे पार्षद हैं, वो विशेष तौर पर मंचा सिंह विभूतियों को उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो मैं प्रदीप अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, हरिओम गोयल जी, जो कि पार्षद हैं आगरा से, उनको और आप सब 2 मिनट का समय और देंगे। एक 2 जरूरी बातें हैं, सूचनाएं हैं जो आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मंचा से इन विभूतियों को आगरा के हमारे पार्षद प्रदीप अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, हरिओम गोयल जी और वहां के कोषाध्यक्ष आगरा महानगर के संजय अग्रवाल जी, वे इन विभूतियों का अभिनंदन करना चाहते हैं। और यहाँ इस आयोजन में जो उद्घाटन सत्र यहाँ संपन्न होने जा रहा है रेडियो सज्जनों, इसमें इस आयोजन में जो मीडिया के कर्मी हैं, जो अलग अलग समाचार माध्यमों के प्रतिनिधि हैं और इसके अलावा विशेष तौर पर जिला प्रशासन, यहाँ के माननीय जिलाधीश महोदय और यहाँ के माननीय जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं अयोध्या के, पुलिस प्रशासन का और सभी जो अलग अलग विंग हैं, उन सबका आभार व्यक्त करते हैं हम कि उनकी उपस्थिति और उनके योगदान से ये कार्यक्रम इस रूप में संपन्न हुआ। इन सभी का बहुत बहुत आभार। और निवेदन जो मैं आप सबसे करना चाह रहा था, 2 चीजें हैं। निवेदन ये क्योंकि ये 2 दिवसीय आयोजन है, ये 111वीं बैठक है अखिल भारतीय महापौर परिषद की और इसमें अभी भोजनावकाश या भोजन के लिए हम चलेंगे, लेकिन उसके बाद 3 बजे का समय है। जो भी यहाँ सभी महापौर उपस्थित हैं उनसे निवेदन है 3 से 5 का हमारा सत्र है भोजन के बाद। उस सत्र में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है और निवेदन है उसके लिए कि आप जरूर उसमें रहें। और एक निवेदन हमारे स्थानीय जो पार्षद या अन्य व्यक्ति बैठे हैं, सबसे पहले हम बाहर से आए अपने महापौर जो हमारे